नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बात तो सही है शिव जी कि दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में अगर कोई किसी के पास जाता है, सांत्वना देता है, तो वो एक बड़े कद का परिचय देता है। लेकिन कई बार राजनीति में आपको पुरानी चीजें भी देखनी होती है। कई बार राजनीति में आपको कठोर फैसले करने पड़ते हैं। कई बार राजनीति में आपको यह भी देखना पड़ता है कि किसने एक बड़े मकसद को नुकसान पहुंचाया। और सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव का एक अलग कद था शिव जी। हमने पार्लियामेंट में कई बार उनको कवर किया, अलग अलग कार्यक्रम में मिले। जिस जन्मदिन की पार्टी से पूरा यादव परिवार में बवाल खड़ा हो गया, उसमें मुलायम सिंह यादव थे, मैं भी था, मेरे बॉस भी थे। 3-4 मिनट की बड़ी गजब टाइप की बातें हुई। वो नेताओं का जाति वर्ग समुदाय का एक गुलदस्ता बनाकर मुलायम सिंह यादव चलते थे। राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति में एक तरह से स्टैब्लिश कर दिया। राजनीति में स्टैब्लिश रहे। लेकिन शायद कांग्रेस को लेकर शिव जी एक दुविधा अखिलेश यादव के मन में हमेशा रही। पिछले कुछ वर्षों में वो लगातार कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन उनको वो दौर भी याद है कि जब जैसे ही मुलायम सिंह इधर उधर होते थे, तुरंत सीबीआई का वकील सुप्रीम कोर्ट में कह देता था कि हाँ जी, आय से अधिक मामले में सबूत है हमारे पास। और जब मुलायम सिंह की जरूरत पड़ती थी तो सीबीआई का वकील कहता था सबूत नहीं है हमारे पास। जब भी मुलायम सिंह को या अमर सिंह को डराना होता था, तुरंत पेश हो जाते थे। उसके बाद मुझे याद है, वो इस दुनिया में नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कांग्रेस के एक नेता के पास अमर सिंह का फोन गनगनाने लगता था। वो कांग्रेस बीट के पत्रकारों को दिखाते थे, देखा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अभी अमर सिंह का फोन है, कहेगा अरे बचा लीजिए मुलायम नेताजी को। ये जो ग्रंथि है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता है, और इसलिए वो बिल्कुल सर पर भागते रहते हैं, सही दिशा में भागते रहते हैं, एक बड़े नेता बनने की कोशिश करते रहते हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। लेकिन आज एक सवाल खड़ा हो रहा है शिव जी कि जिस नेता के कारण, बड़े गंभीर सवाल उठा रहा हूं मैं, और मैं खास तौर से कहूंगा कि जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, जो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं, इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए कि जिस नेता ने इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया, जिस नेता ने इंडिया गठबंधन को बिखेर दिया, और जिस नेता की वजह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनके घर पर अगर अखिलेश यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव को जाकर क्या कहना चाहिए, अखिलेश यादव को जाकर क्या करना चाहिए। और इंडिया गठबंधन की मजबूती, मैं लगातार कहता हूं, भारतीय राजनीति में जोड़ी का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। भारत की सनातन परंपरा में जोड़ी का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। भगवान राम का जिक्र आता है तो लक्ष्मण का नाम लिए बिना वो जिक्र पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आता है तो सुदामा का नाम, जब तक उनका बालपन था, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा, सुदामा के बिना आप भगवान कृष्ण के नाम को पूरा नहीं कर सकते। और जब महाभारत की कथा हुई, जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई, तो आप अर्जुन के बिना आप कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते, या कृष्ण के बिना आप अर्जुन की कल्पना नहीं कर सकते। ये जोड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। राहुल गांधी अखिलेश यादव की एक परफेक्ट जोड़ी है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमने देखा कि कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इरादों को नेस्ता नाबूद किया। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ना बिखरा होता, इंडिया गठबंधन ना टूटा होता, तो आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, और अब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, शायद उस तरह के हालात ना आते जिस तरह के हालात आए हैं। एक बड़ी स्टोरी कुछ को चुभेगी, निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक वर्ग है उनको ये चुभेगी। लेकिन कई बार अगर कोई आपको कड़वी बात कहता है तो आप ये मान के चल लीजिए कि वो भी आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आए हैं दर्शकों के सामने, कुछ मिनट बने रहे हमारे साथ। ये स्टोरी है राहुल गांधी की, ये स्टोरी है अखिलेश यादव की, ये स्टोरी है इंडिया गठबंधन की, और ये स्टोरी है उस नेता की जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। जी शिव जी। अब विचार तो करना पड़ेगा। अखिलेश यादव आज बंगाल पहुंचे हैं और उस बंगाल जाने का संदेश क्या है, उस बंगाल जाकर क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहते हैं।
अगला नंबर तो उत्तर प्रदेश का ही। अगला नंबर चुनाव उत्तर प्रदेश में। मोदी जी ने दिल्ली के ऑफिस से आधिकारिक घोषणा कर दी है। पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि अमित शाह हमला कई महीनों पहले करना शुरू कर देते हैं। वो सदन में भी उन्हीं नेताओं को टारगेट करते हैं जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है। इससे पहले वो गौरव गोगोई को टारगेट करते थे, पर असम निपट गया। अब वो अखिलेश यादव पर, बैठ जाइए अखिलेश, तुम कुछ नहीं, अखिलेश जी हम बता देंगे। तो ये सब चीजें, अरे धर्मेंद्र तुम बैठ जाओ। तो ये सब चीजें क्या है, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देते हैं कि भैया जब चिंता मत करना, तुम्हारा हम जो ये अपमान फपमान रहता है उसका बदला ले लेते हैं। सार्वजनिक को पूरा विश्व देख रहा होता है उस समय टीवी पर। ये जो संदेश है, ये जो हौसला है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने नहीं देता। विपक्ष के किसी नेता में ऐसी हिम्मत नहीं है वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब काम करता। आप पैसे भिजवा दो, आर्थिक मदद भिजवा दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब कार्यकर्ता को ये पता लगता है कि संतोष जी हमारे नेता हैं और संतोष जी हमारे साथ खड़े हैं, कल हमारे पास कोई समस्या आई तो संतोष जी आवाज उठा देंगे, तब कार्यकर्ता आपको वोट देता है और आप पर विश्वास करता है। उसका जीता जागता उदाहरण 2007 बसपा है, उसका जीता जागता उदाहरण 2012 का चुनाव अखिलेश यादव का है, जब उन्होंने विश्वास दिला दिया। अब उस समय विश्वास दिलाने की परंपरा दूसरी थी। मोदी शाह आए तब से विश्वास की परंपरा ही बदल गई। अब विश्वास की परंपरा है कितना बड़ा झूठ बोलोगे, कितनी बड़ी फेंक करोगे। और उस फेंक में आप ये मान लीजिए आप कोई अच्छे बॉलर नहीं है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि हमारी गेंद की स्पीड 650 किलोमीटर है, ताकि सामने वाला देख के ही घबरा जाए कि 650 किलोमीटर वाला बॉलर आ गया है। पता नहीं पहले ही में विकेट उखाड़ दे, हमें उखाड़ दे, स्टंप कहीं हो, बल्ला कहीं हो, हम कहीं हो। ऐसे खेल में जब पारंगत खिलाड़ी सामने हो और आप ये कहो कि नहीं मेरी बॉल की स्पीड तो 175 किलोमीटर है, और फिर आप चुनाव जीतना चाहो तो फिर घर चद्दर तान के सो जाओ। मैं देख रहा हूं पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में युवाओं का तनाव, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों का तनाव, उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों का तनाव, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों का तनाव, आशा बहनों का तनाव, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का तनाव, बिजली विभाग के संविदा कर्मियों को तनाव, पंचायत सहायकों का तनाव, कृषि विभाग के कर्मचारियों का तनाव। कितने कर्मचारी गिना दूं? अगर उन सब कर्मचारियों को किसी ने भरोसे में ले लिया तो फिर सरकार को तनाव हो जाएगा। एक ही बिंदु पर बड़ा गेम खेल गए थे अभी अमित शाह बंगाल में। 2006 से नया पे कमीशन ममता बनर्जी ने लागू नहीं होने दिया था। उसका रीजन था कि बंगाल आज भी सबको पेंशन देता है, और वो पॉइंट 7वां पे कमीशन चुनाव आयोग के रहते लग गया, पूरा प्रदेश का माहौल बदल गया। 20 लाख कर्मचारी लठ लेके खड़ा हो गया, क्यों? वही कर्मचारी वोट डलवाने गया था, वही बूथ में अंदर था, वही काउंटिंग में था। इस पर किसी ने चर्चा नहीं की संतोष जी, किसी ने इस पर अध्ययन नहीं किया, किसी ने इस पर बात नहीं की। चुनाव जीतने के कई अहम कारण होते हैं और चुनाव हारने के कुछ ही गिने चुने कारण होते हैं। सबसे बड़ा होता है अहंकार। जब हम मन में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इसको कोई दंभ निकाल नहीं पाता है। इसी दम में कमलनाथ हारे, इसी दम में भूपेंद्र हुड्डा हारे, इसी दंभ में अभी उद्धव ठाकरे हारे, इसी दंभ में अरविंद केजरीवाल हारे, इसी दंभ में तेजस्वी यादव हारे, इसी दंभ में ममता बनर्जी हारी। अब इंडिया गठबंधन की याद आई हार के। का वर्षा जब कृषि सुखानी खेती सूख गई तो बरस भी गए तो किस काम आए। अब इंडिया गठबंधन रह रहकर याद आ रहा है। चुनाव से पहले आ गया होता और 25-25 सीटें भी सीपीएम और कांग्रेस को दे दी होती, वह सत्ता में होती। अब 200 सीटों में जीतती आप 170 सीटें, बहुमत आपका होता। लेकिन बात यह है कि जब हम अहंकार रूपी विमान में सवार होते हैं फिर हम कुछ समझते नहीं है। अभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि डीएमके से वापस कैसे ले लिया। यही राहुल गांधी अगर 5 विधायकों की अपनी सरकार बनाने में, अभी सरकार बनी नहीं है, नाकाम दिखते, और एक
सीट पर अगर बीजेपी सरकार बना लेती तो फिर कहा जाता देखो मोदी ने कैसा, पप्पू तो पप्पू रहेंगे जीवन भर। समस्या यह है संतोष जी, चित भी मेरी पट भी मेरी और टैया मेरे बाप का। राजनीति का जो नया फलसफा आया है इसमें कोई बचा नहीं है। मैं जानना देखिए चाहूंगा क्या शिव अखिलेश जी, यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब है या उत्तर प्रदेश के लिए कोई संदेश है? देखिए शिव जी, तमिलनाडु की जहां तक बात है उस पर विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया है, दर्शक चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब मैं सीधे सीधे आ जाता हूं। आपको पता था 2023 में लड़ना किससे है? मोदी से। आपको पता था कि मोदी को आप अकेले नहीं हरा सकते। नीतीश कुमार की मेहरबानी से तमाम राजनीतिक दल साथ आते हैं। उस समय ममता बनर्जी लीड नहीं लेती, पूरे देश में नहीं घूमती है। अखिलेश यादव पूरे देश में नहीं घूमते हैं। एमके स्टालिन पूरे देश में नहीं घूमते हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार पूरे देश में नहीं घूमते हैं। एक गठबंधन बनता है, चूंकि मेहनत नीतीश कुमार ने की थी। उस गठबंधन का एक खाका तैयार होता है, लगभग सब लोग तैयार हो जाते हैं कि नीतीश कुमार को उस गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये दो नेता भाजी मार देते हैं। कुछ तो वजह रही होगी। अब ममता बनर्जी खुद संयोजक बने, उनको खुलकर कहना चाहिए था। खुलकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार चले गए एनडीए गठबंधन में और आज की डेट तक इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं बन पाया है। आज की तारीख जब हम लोग बैठे हुए हैं 7 मई 2026 को, लगभग 2 साल हो गए और इंडिया गठबंधन के गठन को लगभग 3 साल हो गए हैं। लगभग 3 साल होने वाले हैं। इस 3 साल में इंडिया अलायंस का कोई संयोजक नहीं बना है। अगर नीतीश कुमार को उस समय आप संयोजक बना देते, वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर ना जाते, बिहार में 40 में से 30 सीटें विपक्षी गठबंधन के पास होती, नरेंद्र मोदी 200-210 के आसपास टहल रहे होते, सरकार इंडिया गठबंधन की होती, विपक्षी गठबंधन की। प्रधानमंत्री कौन बनता है इसका फैसला तो बाद में कर लिया जाता, पहले जीतो तो सही। अरे अनार खाने से पहले अनार खरीदो तो सही। अनार है नहीं, पहले ही आपस में लड़ लिए कि अनार आएगा तो खाएगा कौन। और सिर्फ दो ही नेता इंडिया गठबंधन के टूट के लिए जिम्मेदार है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, उनको आप इंडिया गठबंधन का एक नॉर्मल अलाइज मत समझिए। अखिलेश यादव उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए जहां से लोकसभा के 80 सांसद चुनकर आए। 80 सांसद, 272 चाहिए बहुमत के लिए। 80 सांसद का महत्व तो हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझते हैं। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं है, उनको उस समय भी लीड लेनी चाहिए थी, ममता बनर्जी को समझाकर लीड लेनी चाहिए थी। आज वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हारी नहीं, आपको हराया गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन उस समय भी उनको ममता बनर्जी से बात करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, जब ममता बनर्जी लड़ रही थी अकेले, आपको कांग्रेस पार्टी को, लेफ्ट को, सबको बिठाना चाहिए था। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रही थी, आप अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आए, आपको उस समय भी बिठाना चाहिए था, बात करानी चाहिए। बिहार में भी आपको गठबंधन को लेकर बात करानी चाहिए। आप जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उनको समझाइए कि आगे वो कभी भी गठबंधन को इस तरह से तोड़ने में आगे ना बढ़े। और अब अखिलेश यादव को यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को एक साथ बिठा के पंजाब में समझौता कराना चाहिए, चाहे वो आधी आधी सीटों का हो या 60% और 40% सीटों का हो, लेकिन वो समझौता पंजाब में भी होना चाहिए, वो समझौता गुजरात में भी होना चाहिए। और जो भी नेता उस समझौते को तोड़ता हुआ नजर आए, उसको इंडिया गठबंधन से परमानेंटली बाहर कर देना चाहिए। और अखिलेश यादव को भी ये कहना चाहिए कि अब उन नेता से, उस राजनीतिक दल से मेरा कभी कोई संबंध नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को सीट दी थी, इस बार भी कांग्रेस को एडजस्ट करेंगे, टीएमसी को एडजस्ट करेंगे। जयंत चौधरी आए तो उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। कई अन्य राजनीतिक दल आए, चंद्रशेखर को छोड़कर बाकी सबको वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन उनको सिर्फ यूपी तक अपने को सीमित नहीं रखना है। और कांग्रेस को लेकर जो उनके मन में जो भावनाएं हैं, उसको खुलकर राहुल गांधी के साथ व्यक्त कर ले, एक बार चीख ले, चिल्ला ले, बात कर ले, बहस कर ले। लेकिन उस भावना को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। अब लड़ाई मोदी से लड़ना है अब। और अगर 27 अखिलेश यादव हारे तो फिर पार्टी को बचा पाना, वैसे भी उनकी पार्टी के पास जो फंड है वो खुद ही कह चुके हैं कि खत्म होता जा रहा है। 27 हार गए तो वो फंड जो है वो और ज्यादा खत्म होता हुआ नजर आएगा। यहां पर इसलिए मैंने सवाल किया कि उनके सपोर्टरों को, चाहे वो कांग्रेस के सपोर्टर हो, अखिलेश यादव के सपोर्टर हो,
अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर हो, ममता बनर्जी के सपोर्टर हो, अब उनको हमारी इस स्टोरी पे कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि आज की तारीख में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में लड़ोगे, अलग अलग लड़ोगे, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहेगा तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएगा। और ये हमने देख लिया है, क्या हालत हुई उद्धव ठाकरे की, क्या हालत हुई ममता बनर्जी की, क्या हालत हुई एमके स्टालिन की। ये तमाम जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, एक एक करके अपनी खुद की विधानसभा तक नहीं बचा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो भूल जाइए, मुख्यमंत्री का पद तो भूल जाइए, विधानसभा तक नहीं बचा पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद बचा पाए। ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत जरूरी है, ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अब अखिलेश यादव को आज क्या करना था? अखिलेश यादव को सीधे सीधे कहना था कि आप और राहुल गांधी बैठिए, अधीर रंजन चौधरी को बुलाइए, जहां जहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में बंगाल में खटास है, उस खटास को दूर कीजिए। एक बड़ी बैठक बुलाइए, एक सेमिनार हॉल में बड़ी बैठक बुलाइए, 500 लोग बैठे हो, 1000 लोग बैठे हो। ये जो कांग्रेस के मन में जो टीएमसी का डर है, ये पश्चिम बंगाल में निकालना पड़ेगा। 2029 की तैयारी आपको 2026 में करनी पड़ेगी। 2029 में अचानक उठ के खड़े हो जाएंगे, इतनी सीट कांग्रेस, इतनी सीट टीएमसी, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। आपको कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह की जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को मजबूत करना पड़ेगा, आपस की दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा, जो डर का माहौल है उसको खत्म करना पड़ेगा। और इसमें अखिलेश यादव लीड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की आकांक्षा फिलहाल प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, वो अपने आप को यूपी तक सीमित रखना चाहते हैं। जो व्यक्ति जिसकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, वही एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बना सकता है। इस देश की राजनीति में इस तरह का इतिहास है। हरकिशन सिंह सुरजीत संयुक्त मोर्चा इसलिए बना पाए क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। वो देवगौड़ा की जगह कहते, गुजराल की जगह कहते कि मैं पीएम बनूंगा, तो फिर वो गठबंधन भी नहीं बन पाता। अखिलेश यादव के पास ये वक्त है, लेकिन बहुत कम वक्त है। उनके पास ताकत भी है, उनके पास रुतबा भी है, तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनकी सुनते भी है। सीधे उनके राहुल गांधी से भी बात होती है, सीधे उनकी शरद पवार से भी, ममता बनर्जी से भी, अरविंद केजरीवाल से भी, उद्धव ठाकरे से भी, एमके स्टालिन से भी, सीधे सबसे बात होती है। और जिस दिन अखिलेश यादव चाहेंगे, सीधे उनकी बात नीतीश कुमार से भी हो जाएगी और सीधे उनकी बात चंद्रबाबू नायडू से भी हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव को इस मेल मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस से और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से ऊपर उठकर कुछ ठोस करना होगा। इंडिया गठबंधन को आकार देने के लिए एक राष्ट्रीय संयोजक चुनना होगा, इंडिया गठबंधन का एक कार्यालय बनाना होगा और राष्ट्रीय संयोजक के साथ 3-4 सह संयोजक चुनने होंगे। पूरे भारत को 4-5 हिस्सों में बांट के अलग अलग हिस्सों के सह संयोजक चुनने होंगे। अब जो रणनीति है वो कंप्रीहेंसिव प्लान आपको बनाना होगा। टुकड़ों टुकड़ों में राजनीति करके आप कम से कम मोदी शाह की जोड़ी को तो हरा नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और फिर फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे, लेकिन दर्शकों से एक सवाल पूछेंगे कि अगर हारने के बाद अकल आए तो क्या उसे अकलमंदी मानोगे? यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार से पहले अगर आप कुछ बदल सकते हैं तो उसे बदलने का प्रयास क्यों नहीं? हमें ज़रूर बताइए। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।